वीडियो ऑफ इवोल्यूशन क्लासेस। लेट्स इवॉल्व टू। आज हम पढ़ेंगे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 मींस जो टॉपिक बच गया था उसके बारे में। बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो लेट्स रोल द इंट्रो। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लाइफ जो है फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। सेल जो है मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। और फिर हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, व्हाट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसके बारे में, और कुछ हमने एक सेल ऑर्गेनेल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में। सेल वॉल है क्या? सेल वॉल जो है एक एक्स्ट्रा बाउंड्री है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे क्या होता है कि जब भी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो समझ जाओगे जिसमें सेल के अंदर कम पानी है, तो बाहर से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पानी आने देता है तो सेल स्वेल करेगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फूलता है तो जाकर के वो सेल वॉल से टकराता है, सेल वॉल में प्रेशर बनाता है। अगर सेल वॉल कमजोर होगा तो सेल जो होगा बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो सेल वॉल क्या करता है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ताकि सेल का शेप जो है या सेल जो है वो बर्स्ट ना करे, फूटेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू विथस्टैंड extreme conditions or to withstand hypotonic solution, to withstand in hypotonic solution। सेल जब एक्सपैंड करता होता है, प्लाज्मा में जब एक्सपैंड करता होता है तो सेल मेम्ब्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ताकि सेल जो है बर्स्ट ना कर दे। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं होता है पूरा उसका मेम्ब्रेन, बीच बीच में खाली जगह होता है मेम्ब्रेन के बीच में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बेसिकली न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं और ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियस में पाया जाता है एक्चुअली डीएनए, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कंटेन करता है जीन्स, GENES। और जीन्स क्या है? जीन्स आर द कैरेक्टर कैरियर, वो कैरेक्टर कैरी करता है। जैसे हर ह्यूमन में हर कैरेक्टर के लिए एक जीन्स है, मींस हेयर कलर ब्लैक है तो उसका जीन्स है हमारे सेल में। आई कलर हमारा ब्लू हो, ब्लैक हो, उसका कैरेक्टर हमारे जीन्स में। टीथ का शेप, नोज, आईज दो होंगे, कान, तो हर ह्यूमन बीइंग का एक स्पेसिफिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारे जीन्स से पाया जाता है। साथ साथ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है हर ह्यूमन बीइंग का जो उसको हर इंडिविजुअल से अलग बनाता है, वो भी हमारे जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। हमें जीन्स मिले हमारे पेरेंट्स से, मींस हमारे पेरेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था वो हमें ट्रांसफर हो गया थ्रू सेक्स सेल्स। आपने क्लास 8 में पढ़ा है, मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। तो उनके उन गैमेट्स के थ्रू, उस गैमेट्स के थ्रू उनका जीन्स हमारे अंदर आया है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि सेल ऑर्गेनेल। हमने लास्ट क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था और अब हम देखेंगे बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो चलिए चलते सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ेंगे। वो है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली गोल्गी कॉम्प्लेक्स है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेमिंग कैमिलो गोल्गी, तो उन्हीं के नाम पे गोल्गी एपरेटस बना दिया गया। तो गोल्गी एपरेटस है क्या? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटा हुआ या उससे एसोसिएटेड होता है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। स्टैक मतलब आपने बचपन में पिट्ठो गेम खेला होगा, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, कुछ उसी तरह का शेप होता है गोल्गी एपरेटस का। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के फॉर्म में वो लोग रहते हैं। उसका काम होता है स्टोर करना कोई भी चीज। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है तो उसका स्टोरेज करना, उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट या करना, ये काम है गोल्गी एपरेटस का। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, यानी छोटा छोटा स्फेरिकल बॉल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है जो भी चीज सीक्रेट होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका काम है लाइसोसोम बनाना। लाइसोसोम क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो गोल्गी एपरेटस का बेसिकली जो काम है वो स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस सीक्रेट्स बाय अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो गोल्गी एपरेटस जो है वेसिकल्स के फॉर्म में, वेसिकल छोटा छोटा स्फेरिकल बॉल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में चीजों को स्टोर करता है, पैक करता है, मॉडिफाई करता है। किसी किसी स्पेशल कंडीशन में गोल्गी एपरेटस जो है वो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में हेल्प करता है। सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे आप स्टार्च ले सकते हैं, या फिर प्लांट का जो सेल वॉल बनाता है सेलुलोज, वो भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है।
तो सेल के अंदर जो प्रेजेंट होगा ग्लूकोज, उसको वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने में हेल्प करता है, यानी सिंपल शुगर आर सिंथेसाइज्ड और कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर इन सम स्पेशल केसेस इन गोल्गी एपरेटस। तो बेसिकली ये तीन मेन फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का: पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल. Sometimes it helps in conversion or modification of simple sugar into complex sugar and helps in the formation of lysosome. तो अगला जो है वो है लाइसोसोम. तो एक्चुअली लाइसोसोम क्या है? स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारा एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब डाइजेशन में हेल्प करने वाला एंजाइम, पचाने में हेल्प करने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली लाइसोसोम का काम है वॉर्न आउट सेल, यानी जो सेल खराब हो चुके हैं, मर चुके हैं, चोट पहुंच चुका है, उसको हटाना. और फॉरेन पार्टिकल्स, देखिए फॉरेन पार्टिकल्स है क्या? सेल के बाहर का कोई भी चीज सेल के लिए फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो बगल वाला सेल हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई भी हो, वो जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल्स होता है. तो फॉरेन पार्टिकल्स को मारना, जो यानी अगर कोई बैक्टीरिया फंगस सेल के अंदर आ जाएगा तो उसको मारना भी लाइसोसोम का काम है. तो लाइसोसोम, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज टू रिमूव वॉर्न आउट सेल एंड फॉरेन मटेरियल्स. लाइसोसोम में बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो ये सबको डाइजेस्ट कर जाता है. ना होता क्या, जब सेल का मेटाबॉलिज्म मींस फंक्शन जो है, सेल का प्रॉपर फंक्शनिंग को हम कोई भी चीज का हमारे लाइफ प्रोसेस में जो फंक्शनिंग होता है, जैसे डाइजेशन एक मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिज्म है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो अगर सेल के मेटाबॉलिज्म, मतलब सेल में जो भी लाइफ प्रोसेस चल रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म में कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर आएगा तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाता है. प्रोटेक्शन की तरह ये बर्स्ट हो जाएगा और अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो फैला देगा पूरे सेल में, और जो उसका डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपने ही सेल के कंपोनेंट्स को खा जाएगा या फिर डाइजेस्ट कर देगा, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देगा. इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं. लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बिकॉज ड्यूरिंग an infection or when the metabolism of cell get disturbed, the lysosome bursts and release its digestive enzymes and itself digest its own cell organelles. अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर जाता है, मींस खुद के सेल को मारने का काम करता है. ऐसा इसलिए करता है ताकि इंफेक्शन एक सेल से दूसरे सेल तक ना पहुंचे. तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल या सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग the damage of the cell or the metabolic activity get damaged or during an infection, the lysosome bursts to release its digestive enzymes and those digestive enzymes digest or eats its own cell organelles. इसीलिए हम इसको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं. तो अभी तक हमने देखा है तीन सेल ऑर्गन के बारे में: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दो होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद हमने देखा गोल्गी एपरेटस, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड ही होता है, स्टैक्स के फॉर्म में होता है, एक के ऊपर एक जैसे पत्थर रखा होता है उसके फॉर्म में. गोल्गी एपरेटस का काम है स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल. Sometimes it converts simple sugar into complex form and it helps in the formation of lysosomes. और लाइसोसोम का काम क्या है? वॉर्न आउट सेल, यानी जो सेल खराब हो चुके हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देना. जब सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो ये खुद बर्स्ट करके अपने ही सेल को खा जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं. और चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सेल ऑर्गन के बारे में, जो कि है वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. तो चलिए, तो अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल मींस ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. अगर आप हायर क्लास में जाएंगे या फिर अपने क्लास 7 में भी रेस्पिरेशन पढ़ा है तो आपको पता है ना, रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है. माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो पहले चेंज हो जाता है पायरुवेट में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वो चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O+ एनर्जी में. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल because it provides energy to the components of the cell for their various activity. और जो एनर्जी होता है ना, जैसे हम बोलेंगे आपने पैसे दिए, तो आप पैसे कैसे देंगे? नोट या सिक्के के फॉर्म में, करेंसी है वो, ठीक है. सो द एनर्जी करेंसी इज एटीपी. एटीपी को बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोजाइन, ADINOSINE, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट. इस फॉर्म में एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट ही एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसके फॉर्म में देता है.
सो अगर क्वेश्चन आए या फिर आप ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फॉर देयर वेरियस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एक और अलग बात है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि अभी तक मैंने जो आपको बताया कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, वो सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, ये बात सच है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और एक और जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिनके पास इनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स है। अब इसका फायदा क्या है पहले वो देखते हैं। तो राइबोसोम का फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्गी एपेटाइटिस अगर टूट जाता है तो राइबोसोम क्या करेगा, गोल्गी एपेटाइटिस को बनाने वाला प्रोटीन सिंथेसाइज करके गोल्गी एपेटाइटिस को रिपेयर कर देगा। गोल्गी एपेटाइटिस किस पे डिपेंड है, राइबोसोम पे है। राइबोसोम को ऑर्डर कौन देगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों आता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास कैरेक्टर है, जीन्स है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, जिसके हेल्प से ऑर्डर मिलता है उसको कि तुमको इसी तरह का प्रोटीन बनाना है ताकि जो गोल्गी एपेटाइटिस है वो सही हो जाए। डीएनए उसके पास खुद का, और राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। डीएनए से ऑर्डर आएगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप कोई और सेल और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन और सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करता है। तो न्यूक्लियस उसको ऑर्डर आएगा कि रिपेयर की जरूरत है तो वो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करेंगे। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम डिपेंडेंट ऑर्गेनल नहीं बोलते हैं न्यूक्लियस पे, ये है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ऑटोनोमस मतलब खुद से अपना काम कर सकता है, सेमी मतलब कुछ कुछ तरीके आधा आधा, पूरा तरह से नहीं, क्योंकि नया माइटोकॉन्ड्रिया तो न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल से बनता है। बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया को मल्टीप्लाई करना हो, एक से अपना नंबर बढ़ाना हो या उसको चोट पहुंचा हो, उसको रिपेयरिंग करना हो अपना, तो उसको न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास उसका खुद का डीएनए है एंड खुद का राइबोसोम्स है, वो खुद से अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। That's why mitochondria is called semi-autonomous organelle of the cell. Semi मतलब आधा, autonomous यानी automatic, organelle खुद पे डिपेंडेंट वाला organelle, ठीक है। तो mitochondria has its own DNA and its own ribosome, so it is capable of synthesizing its own protein. It can multiply by itself, it can repair itself. That's why it is called semi-autonomous organelle of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही। दो चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देखा, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल फॉर देयर वेरियस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और दूसरा हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सॉरी, बिकॉज it is capable of making its own protein because it has its own DNA and ribosome, so it can multiply itself, it can repair itself. अब हम चलते हैं अगला सेल ऑर्गेनल के बारे में जो कि है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है, these are the cell organelles that are found only in plants. प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स भी दो टाइप के हैं, कलर्ड प्लास्टिड जिसको ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी, कलर्ड प्लास्टिड जिसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, एंड नॉन कलर्ड प्लास्टिड जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, बेसिकली ये फूड स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट भी बहुत सारे टाइप के हैं, कुछ अलग ल्यूकोप्लास्ट है जो फैट स्टोर करते हैं, कुछ ल्यूकोप्लास्ट है जो प्रोटीन स्टोर करते हैं, कुछ ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। ये नॉन कलर्ड प्लास्टिड, इनमें कलर नहीं पाया जाता। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो जो है कलर्ड प्लास्टिड है, जिसमें से आपको एक पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपने क्लोरोफिल भी सुना है। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है। तो एक्चुअली क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्लास्टिड्स का काम क्या है, एक तो स्टोरेज ऑफ फूड है, दूसरा हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ फूड और हेल्प्स इन गिविंग कलर, पिगमेंटेशन। गाजर को रेड कलर भी एक टाइप का प्लास्टिड से ही मिलता है, टमाटो का भी रेड कलर एक टाइप का प्लास्टिड, मतलब हर जो कलर होता है प्लांट में वो किसी न किसी टाइप के प्लास्टिड से, आप बोल सकते हैं ज्यादातर ऐसा होता है कि उस पर डिपेंडेंट होता है। अब जो है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैव आल्सो their own DNA and राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को भी या फिर क्लोरोफिल प्लास्टिड्स को भी हम बोल सकते हैं, प्लास्टिड्स को भी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन
प्रोटीन इट कैन रिपेयर इटसेल्फ, इट कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ, खुद को रिपेयर मल्टीप्लाई और खुद का प्रोटीन बना सकता है कौन? प्लास्टिड. सो देयर आर टू ऑर्गेनेल्स व्हिच आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस. फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड नंबर 2 इज प्लास्टिड्स. सो कलेक्टिवली अगर हम बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल because they are not dependent on nucleus for protein synthesis. They have their own DNA and ribosome. At times they can make their own DNA, they can synthesize their own protein and they can repair themselves without the help of nucleus. That's why they are called semi autonomous organelles. और इसके बाद जो अगला और आखिरी आपके बुक में जो है उसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स. तो वैक्यूल्स क्या है? अगर हम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन में तो वैक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है एनिमल सेल में, लेकिन उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है. These are बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ा बैग्स होता है इनके अंदर, इनको अंदर स्टोर करने की क्षमता होती है. जो भी एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा फूड जो होता है ना सेल के अंदर वो स्टोर वैक्यूल करते हैं. तो एनिमल्स में वैक्यूल्स का साइज बहुत कम होता है, बहुत साइज जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है. और प्लांट में इनका नंबर 1 या 2 होता है और कभी कभी तो प्लांट्स के वॉल्यूम, सेल के वॉल्यूम का 50 to 90% वॉल्यूम वैक्यूल्स का ही होता है. तो वैक्यूल का साइज जो होता है प्लांट से वो बिगर होता है प्लांट वाटर स्टोर करने के चलते, लेकिन इनका नंबर बहुत कम होता है. बेसिकली जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर होता है वैक्यूल्स में. तो प्लांट्स में क्या है, वो प्लांट जो है ना वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख दिया जाए सेल के अंदर तो वो पानी एब्जॉर्ब करता है. वो पानी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं सेल जो स्वेल करता है वो एक्स्ट्रा वाटर जो स्टोर होता है वो वैक्यूल्स में ही जाकर के स्टोर होता है. ठीक है. तो अभी तक जो हमने देखा जितने सारे सेल ऑर्गेनल, अगर आप देखेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज करना, हमें टॉक्सिसिटी से बचाना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लिपिड सिंथेसाइज करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, चीजों को पैक करना, कहीं भेजना, नया प्रोटीन बनाना, और जो भी इतना फंक्शंस हमने पढ़ा, ये देख रहे हैं कि जो भी मेन फंक्शंस है हमारे लाइफ का वो सेल से ही कंट्रोल हो रहा है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना है तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, इसलिए सेल को कलेक्टिवली हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं. पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था और अब मैं पूरे कलेक्टिवली आपको बता रहा हूँ क्या क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमने हर एक चीज का फंक्शन पढ़ा तो देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सेल से ही कंट्रोल हो रहे हैं. और क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और अब हम चलते हैं आगे हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में एंड दूसरा सेल डिवीजन अपने वीडियो में. चलिए आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल एंड सेल. तो अगला टॉपिक जो हमारा है अब जो टॉपिक वो है डिस्कवरी ऑफ सेल. मतलब सेल जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ, कौन कौन क्या क्या कब कब डिस्कवर हुआ. तो इन द ईयर 1665 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. उन्होंने बार्क यानी ट्रीज का जो स्टेम होता है ना उसका आउटर मोस्ट सेल देखिएगा डेड होता है, तो उसके निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया. तो आपने मधुमक्खी का छज्जा हनीकॉम्ब देखा है, तो उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो वैसे ही उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया. अब क्या है, हनीकॉम्ब का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसके हर एक कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं शेल, SHELL. तो वहीं से उन्होंने मॉडिफाई करके नेम दिया इसका सेल. फिर ओनियन सेल के बारे में भी स्टडी हुआ. ओनियन का सेल जो है, छिलका जो है उसका आउटर मोस्ट, उसको देखा गया तो उसका भी सेल जो है एक डेफिनेट शेप से, छोटे छोटे बहुत सारे डेफिनेट शेप से पूरा बना हुआ था, तो उसका नाम अब दिया गया सेल. तो रॉबर्ट हुक था जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, क्लास 8 में आपने पढ़ा. उसके बाद था न्यूक्लियस की डिस्कवरी, उन्होंने किया रॉबर्ट ब्राउन ने. रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. उसके बाद सेल थ्योरी दिया गया जो सेलिडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था, जिसका 2 पॉइंट मेन पॉइंट था सेल थ्योरी का. जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. उन्होंने ये कंफर्म कर दिया अपना थ्योरी में कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने वो सेल से बने हुए हैं. और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मीन जब भी कोई नया सेल बनता है तो उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग मतलब उसके जैसे पुराने सेल्स होने चाहिए. जैसे अगर आपका स्किन में चोट लग गया तो नया स्किन जो लेयर आता है वो पुराने सेल से ही मॉडिफाई होकर आता है. ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा स्किन निकाल दिया जाए तो नया स्किन बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा. पुराने सेल्स होने चाहिए लिविंग, वही डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं. तो 2 लाइंस है सेल थ्योरी का. पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड दूसरा ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये है सेल के डिस्कवरी और हिस्ट्री के बारे में. अब हम चलते हैं सेल डिवीजन के बारे में. तो जैसा कि मैंने बताया कि चोट लग जाता तो पुराने सेल से ही नया सेल बना, तो ऑब्वियस सा बात है पुराने वाले सेल डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाएंगे तो सेल जो होगा उनका नंबर बढ़ेगा और नया चीज बन पाएगा. तो सेल डिवीजन जो है वो भी 2 टाइप का होता है. एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस. माइटोसिस MITOSIS
एंड मियोसिस, MIEOSIS, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो पहले माइटोसिस के बारे में देखिए, फिर मियोसिस के बारे में देखिए, फिर हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो माइटोसिस बेसिकली होता क्या है, जब क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल इज इक्वल एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, जब पेरेंट सेल में यानी पहले के जो सेल्स है उससे जो नए सेल्स बन रहे हैं उनके बीच का क्रोमोसोम नंबर, बेसिकली आप क्लास 8 में क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट 46 क्रोमोसोम, यानी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, आउट ऑफ विच 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम XY क्रोमोसोम बोलते हैं, और बाकी 44 जो ऑटोसोम, यानी ये 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट है। तो जब हमें चोट पहुंचा और जो हिस्सा जहां चोट नहीं लगा उस सेल जब वो डिवाइड करेंगे और नया सेल जब बनेगा, तो नए सेल में भी जब 46 क्रोमोसोम होगा, मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट, सेम, उस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। और ये हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जहां पे स्पर्म मेल में बन रहा हो और फीमेल में जहां ओवम बन रहा हो, उन सेल्स में माइटोसिस डिवीजन नहीं होता। बाकी आपका हेयर्स हो, स्किन हो, मसल्स हो, कहीं का भी बॉडी चीज जो रिकवर कर रहा है, चोट आपका ठीक हो रहा है, वहां पे माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस कहने का मतलब जो नए सेल्स बन करके आ रहे हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 ही है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स एंड इन पेरेंट सेल आर इक्वल, इस टाइप के डिवीजन को हम माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, EQUATIONAL, इक्वेशनल डिवीजन मतलब बराबर। वर्ड यह बराबर यहां से आया है कि क्रोमोसोम का नंबर बराबर हुआ, तो माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। एंड उसके बाद माइटोसिस में होता क्या है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, तो 2 डॉटर सेल्स आर formed at the end of mitosis। ठीक है, माइटोसिस किस सेल्स में होता है, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके जो भी सेल्स बचता है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, SOMATIC, सोमैटिक सेल्स। हेयर्स एक सोमैटिक सेल है, स्किन सोमैटिक सेल है, टीथ सोमैटिक सेल है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के जितने भी सेल है सब सोमैटिक सेल्स है। तो माइटोसिस हमें सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। तो अभी तक माइटोसिस में हमने क्या देखा, पहला तो डिफिनेशन, द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल और द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल, इट इज कॉल्ड माइटोसिस। पॉइंट नंबर 2, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। पॉइंट नंबर 3, द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ माइटोसिस इज 2। एंड उसके बाद एग्जांपल हमने देखा कि बॉडी का कोई भी सेल, आप स्किन सेल लिखिए, हेयर सेल लिखिए, टीथ सेल, आई सेल, या फिर आप सोमैटिक सेल्स कलेक्टिवली लिख दीजिए, यहाँ पे माइटोसिस होता है। अब चलते हैं मियोसिस में। तो इसी का उल्टा, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, जब पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। आपने क्लास 8 में सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ चुका है कि 23 क्रोमोसोम आता है मेल स्पर्म से, 23 क्रोमोसोम आता है फीमेल ओवम से, और जब बनता है जाइगोट तो 46 क्रोमोसोम पूरा बन जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है, जो 23 क्रोमोसोम बन रहा है मेल में, वो किसी ना किसी 46 क्रोमोसोम वाले सेल से डिवाइड करके बना हुआ, क्योंकि बॉडी में तो सिर्फ 46 क्रोमोसोम वाले सेल होते हैं। तो जब मेल में स्पर्म बन रहा होता है तो उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें 46 क्रोमोसोम है, उससे जो सेल्स बनते हैं वो 23 क्रोमोसोम वाले बनते हैं, और ऐसे सेल डिवीजन को हम मियोसिस बोलते हैं। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, दिस इज कॉल्ड मियोसिस। तो होगा क्या, हम बोलेंगे आफ्टर मियोटिक डिवीजन। अगर हम बोलेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में 100 क्रोमोसोम है तो उसके मियोटिक सेल्स में, मियोटिक डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली बात है आधा, यानी कि 50। तो द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, दिस इज कॉल्ड मियोटिक डिवीजन। तो यह हमारे स्पर्म में होता है। आप याद कीजिए क्लास 8 स्पर्म में 46 ह्यूमन बॉडी में होता है, तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, फीमेल बॉडी में 46 क्रोमोसोम होता है, तो ओवम में 23 क्रोमोसोम। और जब ये स्पर्म एंड ओवम 23 वाले मिक्स होते हैं तो 46 क्रोमोसोम का एक जाइगोट बनता है, जो कि फ्यूचर बेबी बनेगा, तो उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही होगा। तो कुछ इस तरह से हमारा क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है, वरना आप खुद सोचिए, अगर किसी मेल से 46 क्रोमोसोम जाएगा, फीमेल से 46 क्रोमोसोम जाएगा, तो बच्चे में हो जाएगा 92, उस बच्चे के बच्चे होंगे तो डबल 184, फिर डबल 368। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर डबल होता जाएगा, और क्रोमोसोम नंबर के चेंज होने से ऑर्गेनिज्म भी चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, हर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें बीमारियां होती है, जिसमें 45 या 47 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, वो एक्सेप्शंस है। नॉर्मली हर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम
देखने को मिलता है। तो अगर क्रोमोसोम नंबर डबल ट्रिपल या चेंज होगा तो ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होगा, वो ह्यूमन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है, द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल इज हाफ एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। अब मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल, क्योंकि इसमें नंबर जो होता है रिड्यूस कर जाता है क्रोमोसोम का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। और अगर हम एट द एंड ऑफ मियोसिस की बात करें तो एक पेरेंट सेल से हमें 4 डॉटर सेल देखने को मिलते हैं। सो 4 डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ मियोटिक डिवीजन। और इसका एग्जांपल है रिप्रोडक्टिव सेल्स, मींस स्पर्म के सेल्स, या फिर आप स्पर्म सेल्स भी लिख सकते हैं, ओवम सेल्स भी। स्पर्म सेल्स एंड ओवम सेल्स जो है वो एग्जांपल है मियोटिक डिवीजन। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो माइटोसिस में हम लिखेंगे द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन डॉटर सेल इज इक्वल टू द क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। मियोसिस में लिखेंगे द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। माइटोसिस में लिखेंगे कि इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस में लिखेंगे इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में लिखेंगे 2 डॉटर सेल्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ माइटोसिस, एंड मियोसिस में लिखेंगे 4 डॉटर सेल आर फाउंड एट द एंड ऑफ मियोसिस। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉरी, एग्जांपल माइटोसिस का होगा सोमैटिक सेल्स, या फिर आप बॉडी का कोई भी सेल्स का नाम लिख दीजिए, एक्सेप्ट जो मियोसिस में आप लिखेंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर सेल कंप्लीट होता है। टिल देन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड यूटिलाइज कीजिए अपने टाइम का अच्छे से। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम पहले पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, पहला पार्ट जरूर देखिए तो आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो पहला पार्ट में जाएं, पहले पार्ट पूरी अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद इस पार्ट में है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे डाउट है, मैं उस टॉपिक को दोबारा आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम आगे चल के कौन सा वीडियो बनाए, तो आप कमेंट में जरूर सजेस्ट करें कि हमें कौन सा वीडियो बनाना चाहिए आने वाले समय पे। टिल देन गुड बाय, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।